तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जस्ट रिलेटेड रेट स्टार्ट किया था और रिलेटेड रेट्स का एक छोटा सा एग्जांपल दिया था जहाँ पे हमने बात की थी कि एक स्फेयर जो है उसकी वॉल्यूम बढ़ती जा रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या होगा। तो आज रिलेटेड रेट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। वाटर रन्स इनटू अ कोनिकल टैंक एट द रेट ऑफ 0.25 मीटर क्यूब पर मिनट। तो यहाँ पे ऐसे पानी भरते जा रहा है इस टैंक के अंदर, ठीक है। The tank stands point down and has a height of 3 meter and base radius 1.5 मीटर। तो इसका ये बेस रेडियस 1.5 मीटर है और ये हमारा 3 मीटर दिया हुआ, ठीक है। और क्या है, क्या पूछा हमको, हाउ फास्ट इज द वाटर लेवल राइजिंग व्हेन द वाटर इज 1.8 मीटर डीप। तो ये पूछा है कि जब ये जो y की वैल्यू 1.8 मीटर है तो उस टाइम पे हमारा क्या पूछा है, dy बाई dt क्या होगा। समझ गए क्वेश्चन, ठीक है। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है और हमें हाइट का रेट ऑफ चेंज लिखना है। तो क्या करोगे, तरीका क्या था, इसका जितना भी भरा हुआ वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को हाइट का फंक्शन बना के लिख लो। तो वॉल्यूम और हाइट में कुछ रिलेशन है, अब दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम से कुछ रिलेशन आएगा, वही हम निकालने में इंटरेस्टेड है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे इवैल्यूएट करना है। जल्दी से कर लो, इसको खत्म करो। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे वॉल्यूम में और y में रिलेशन चाहिए। तो क्या है, देखो ये जो फील्ड पार्ट है ये अगर x है और ये y है तो 1/3 पाई x स्क्वायर y ये इसका वॉल्यूम होगा। अब लेकिन क्या x और y दोनों मेरे चेंज होते जा रहे हैं टाइम के साथ, तो एक वेरिएबल में एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो x और y कैसे रिलेटेड है, सिमिलर ट्रायंगल से देख सकते हैं, x अपॉन y शुड बी इक्वल टू 1.5/3। सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है बस। तो अब क्या कर दिया, x को y/2 रख दिया क्योंकि 1.5/3, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पूरा y के टर्म्स में लिख लिया, तो वॉल्यूम 1/12 पाई बाई क्यूब आ गया। अब दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो क्या लिखोगे, लेफ्ट साइड पे तो dv बाई dt आया और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 3y² dy बाई dt। मत भूल जाना, ठीक है। क्यों, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हम इसको, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ गया मेरे पास। अब y डॉट और v डॉट में रिलेशन है, बस अब तो वैल्यूज डाल दो। वैल्यूज डाल दोगे तो ये सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 0.98 मीटर पर मिनट आ जाता है, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना, जो यूनिट्स दे रखी हैं उन्हीं के टर्म्स में अगर सिली मिस्टेक अवॉइड करना है तो हर जगह लिखते चलो, ये क्या है, ये मीटर क्यूब पर मिनट है, ये क्या है, ये मीटर स्क्वायर एटसेट्रा। तो प्रॉपर यूनिट फिर फाइनली अपने आप आ जाएगी, ठीक है। यूनिट्स हमेशा ध्यान रखना, ओके। तो एक एग्जांपल और देखते हैं अभी हम। तो कह सकते हो काइंड ऑफ काइनेमैटिक्स टाइप का एग्जांपल है। क्या है यहाँ पे, The hot air balloon is rising straight up from a level field is tracked by a rangefinder 150 meters from the lift off point। तो ऐसे समझो ये हॉट एयर बलून ऊपर जाते जा रहा है और यहाँ पे मैंने कोई टेलीस्कोप लगा रखा है जो लगातार इस बलून के ऊपर फोकस्ड है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मैं लगातार बलून को देखते जा रहा हूँ, तो ये एंगल मेरा लगातार चेंज होते जा रहा होगा, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल हमें क्या दे रखा है, 0.14 रेडियंस पर मिनट में दे रखा है, ठीक है। क्या लिखा, एट द मोमेंट द रेंज फाइंडर्स एलिवेशन एंगल इज π/4। जब ये थीटा मेरे को π/4 दिख रहा है तो उस टाइम पे क्या दिया हुआ है, द एंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.14 रेडियंस पर मिनट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज द बलून राइजिंग एट दिस मोमेंट। तो इस टाइम पे हमें निकालना है कि बलून की स्पीड क्या होगी अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल मेरा इतना है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है सभी को, ट्राई करो जल्दी से। तो करोगे क्या, इसके लिए थीटा और वाई में रिलेशन निकालना पड़ेगा, वर्टिकल हाइट और एंगल में रिलेशन निकालना पड़ेगा। हाँ तो सिंपल ही है, तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है ये 150 है तो y इक्वल टू 150 tan थीटा हो गया, तो y डॉट क्या हो जाएगा 150 sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बाई dt। मैंने सीधे डॉट में लिखा है अदर टर्म इसकी। तो बस अब वैल्यूज डाल दी और मेरे पास क्या आ गया 42 मीटर पर मिनट। ये यूनिट ध्यान रखना, यहाँ पे गलती से पर सेकंड मत लिख देना, ठीक है। यूनिट हमेशा ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन, ओके। क्लियर है ना सभी को, ठीक है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। क्या है मेरे पास, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग ऑन अ फ्लाइट पाथ दैट विल टेक इट डायरेक्टली ओवर अ रडार ट्रैकिंग स्टेशन। तो ये एरोप्लेन है, यहाँ पे छोटा सा जो दिख रहा है ये सीधे ऐसे ऐसे करके जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास रडार ट्रैकिंग स्टेशन है जो कि एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर रहा है कि कैसे कैसे जा रहा है एयर, ठीक है, ओके। और ये ओवरहेड निकलने वाला है इससे, ठीक है, मतलब सेम प्लेन में है ये, रडार ट्रैकिंग के वर्टिकल प्लेन में ही, ठीक है, ओके। द डिस्टेंस एस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 400 माइल्स पर आवर। तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरा घटते जा रहा है 400 माइल्स पर आवर के हिसाब से, ठीक है। और क्या पूछा है, माइल्स पर आवर व्हेन एस इज 10 माइल्स। तो एस जो है ये इंक्लाइन डिस्टेंस है, ये 10 माइल्स है, तब ये इसका रेट ऑफ डिक्रीज दे रखा है। अब पूछा है हमारा कि इस एरोप्लेन की स्पीड कितनी है। क्लियर है क्वेश्चन, जल्दी से खत्म कर लो उसको। सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। बेसिकली x और s में मुझे रिलेशन चाहिए, है ना, उनके रेट ऑफ चेंज में रिलेशन चाहिए, तो पहले उनके वेरिएबल्स का आपस का रिलेशन देखेंगे, उसके बाद उनके रेट ऑफ चेंज का रिलेशन आएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से देख सकते हो x इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, राइट। अब
dx by dt तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो चेन रूल से, तो अंडर रूट ऑफ कैट तो 1/2 रूट कैट इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैट तो 2s इंटू ds by dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ds by dt साथ में रहेगा। अब तो बस ये x और अब मेरे को x डॉट निकालना है, तो x डॉट के लिए क्या है, तो बस अब तो वैल्यूज डाल दो, बस x डॉट ही तो पूछा हुआ है, तो वैल्यूज डाल दो, s की वैल्यू दे रखी है हमको और s डॉट ठीक है ये डाल दो, तो बस ये सॉल्व करके -500 माइल्स पर आ रहा है, यूनिट्स का फिर वापस से ध्यान रखना, ठीक है जो भी यूनिट्स दिए वहीं पे हर जगह पे वही यूनिट डालते जाओगे तो फाइनल यूनिट सही आएगी। क्लियर है सभी को? ओके, ये थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कह लो काइंड ऑफ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, इन द इंजन शोन इन द फिगर, ये वापस हम लोगों का ये इंटरनल कंबशन इंजन है, याद है ना, कल मैंने बताया था कि ये जो है मेरा क्रैंक शाफ्ट घूमेगा, क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो उससे पिस्टन रादर अदर वे राउंड, पिस्टन आगे पीछे जाएगा तो उससे क्रैंक शाफ्ट मेरा गोल गोल घूमेगा, राइट, तो व्हील के अंदर ऐसे इसकी ऑसिलेटरी मोशन से इसका रोटेशनल मोशन जनरेट होगा, राइट। क्या लिखा इन द इंजन शोन इन द फिगर, 7 इंच कनेक्टिंग रॉड इज फास्टेंड टू अ क्रैंक ऑफ रेडियस 3 इंचेस, इसको क्रैंक बोलते हैं और इसको कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। तो ये जो है हमारे पास क्या दे रखा है, क्रैंक जो है मेरा ये 3 इंचेस का है और कनेक्टिंग रॉड कितनी है मेरी 7 इंचेस की है, ठीक है। द क्रैंक शाफ्ट रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 200 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 200 रेवोल्यूशंस पर मिनट ऐसे करके घूमे जा रहा है, ठीक है। ओके, और क्या पूछा हुआ है हमको, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/3, तो जब ये एंगल मेरा ये थीटा मेरा जब 60 डिग्री है तब पूछा है कि ये क्रैंक शाफ्ट की सॉरी पिस्टन की स्पीड क्या होगी। समझ में आ रही बात की नहीं, तो पिस्टन का कुछ वेरिएबल x मान लो, x और थीटा को रिलेट कर लिया तो काम बन जाएगा। तो मैं थीटा डॉट दिया हुआ है, x डॉट निकालना है, ठीक है, खुद से करो ट्राई। तो सीधे कोसाइन लॉ से हमारा थीटा और x रिलेट हो सकता है, राइट, कोसाइन लॉ बताया था ना तुम लोगों को प्री कैलकुलस में, साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ, तो वो लगा दो सीधे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हो, हाँ, तो क्या होगा हमारा x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड माइनस 2ab cos थीटा होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो ये a और b ऐसे सोच सकते हो, तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू x इंटू cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 7 स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास अभी x और थीटा में रिलेशन आ चुका है, ठीक है, तो बस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो और थीटा डॉट से x डॉट रिलेट हो जाएगा, तो क्या करेंगे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू dx बाई dt, ठीक है, एंड माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस 6x डॉट, ये अभी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x और थीटा दोनों टाइम के साथ वेरिंग है ना, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, तो क्या लिखा 6x डॉट ये डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन और cos थीटा एज इट इज आ गया प्लस 6x एज इट इज आ गया और cos थीटा का डेरिवेटिव मेरा क्या हुआ माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई dt, बट ये माइनस ऑलरेडी था और वहां पे एक और माइनस आया तो इसलिए ये प्लस हो गया। समझ में आया ये, तो बस अब इसको रीअरेंज करना है, x डॉट को सब्जेक्ट बना लिया, बाकी सबको प्रेडिकेट बना दिया, तो वो सारा राइट हैंड साइड पे चला गया। बस अब तो वैल्यूज डालनी, थीटा पता है, x पता है, थीटा डॉट पता है, सब वैल्यूज डाल दो। अच्छा थीटा डॉट की वैल्यू ध्यान रखना नेगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि क्या दे रखा है ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई चीज अगर बढ़ रही होती है टाइम के साथ तो पॉजिटिव डाली जाती है, कोई चीज घट रही होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव डाला जाता है, तो ध्यान रखना थीटा डॉट यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि थीटा दिखा कहां से रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा दिखा रखा है और वो टाइम के साथ घट रहा है, तो इसलिए थीटा डॉट नेगेटिव डाला जाएगा। थीटा डॉट नहीं घट रहा है, थीटा देखो ना ध्यान से क्या लिखा है, क्रैंक शाफ्ट रॉड रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज एट अ रेट ऑफ दिस, ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब अच्छा सॉरी माय बैड, ठीक है, ए बढ़ रहा है, सॉरी थीटा डॉट बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा होता तो फिर घट रहा होता, ठीक है, तो ये बस ध्यान रखने की बात है, माय बैड। तो समझ में आया, तो थीटा डॉट यहाँ पे फिर पॉजिटिव ही डाला जाएगा, ओके, तो बस तो वैल्यूज अब डाल दो, अब तो फिर बस ये आ जाएगा, तो सब कुछ इंच और मिनट में चल रहा है तो इंच पर मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हाँ ये ध्यान रखना थीटा डॉट जब भी लिखा है तो थीटा डॉट जो है वो रेडियंस पर सेकंड में या रेडियंस पर मिनट में डाला जाएगा, ठीक है, जब भी डिफरेंशिएट कर रहे हो तो थीटा को रेडियंस में समझ के करना है डिफरेंशिएट, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अगला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एक ये बोट है, बोट को डिंगी भी बोलते हैं, यानी एक खास तरह की बोट है, तो इसको क्या है हम लोग खींच रहे हैं, कैसे खींच रहे हैं, तो क्या लिखा डिंगी इज पुल्ड टुवर्ड्स अ डॉक बाय अ रोप फ्रॉम द बो थ्रू अ रिंग ऑन द डॉक 2 मीटर अबव द बो, बेसिकली हम इसको यहाँ से इस रिंग के थ्रू खींच रहे हैं, ठीक है, समझ गए। द रोप इज हॉल्ड एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, तो इस ये जो रस्सी है इधर से हम इसको 0.5 मीटर पर सेकंड से रस्सी को खींचते जा रहे हैं, समझ गए। ये लैंग्वेज क्या है, अमेरिकन इंग्लिश कोई टेंशन नहीं, मतलब समझ रहे हो, रस्सी खींच रहे हैं बेसिकली, समझ गए कि नहीं, ओके, ये जब जानने की जरूरत नहीं है, डॉग बो ये क्या क्या डिंगी, ठीक है। तो अभी क्या लिखा है, रोप इज हॉल्ड एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, हाउ फास्ट इज द बोट अप्रोचिंग द डॉक व्हेन 3 मीटर आर आउट,
तो मतलब जब 3 मीटर ये है, बाहर रस्सी 3 मीटर, तो हमें पूछा है कि ये बोट जो है किस रेट से इधर डॉक के पास पहुंच रही है। समझ गए? बोट की अप्रोच वेलोसिटी निकालनी। और फिर सेकंड पार्ट क्या, एट व्हाट रेट इज द एंगल थीटा चेंजिंग एट दिस इंस्टेंट। तो ये पूछा है कि ये थीटा जो है ये किस रेट से चेंज हो रहा होगा। समझ में आया? स्टेटमेंट क्लियर है क्वेश्चन की? रस्सी को खींचते जा रहे हैं और रस्सी खींचने की वजह से ये बोट पास आते जा रही है। समझ गए? ठीक है, तो अभी खुद से ट्राई करो इसको। इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, एक्स और एस में रिलेशन क्या है, ये एक्स है, ये एस है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है एक्स क्या है मेरा, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 4 है, राइट। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो एक्स डॉट क्या आएगा, तो रूट का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट दिस थिंग, फिर उसके एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s एस डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे वापस साइन प्रॉपरली डालना है, तो एस जो है मेरा घट रहा है टाइम के साथ, तो एस डॉट नेगेटिव डाला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये नेगेटिव मत मिस करना, तो एस डॉट हैज टू बी नेगेटिव। एस डॉट को नेगेटिव डालोगे और फिर इसको कैलकुलेट करोगे बाकी सारी वैल्यूज डाल के, तो एक्स डॉट भी तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, अगर किसी चीज का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, इसका मतलब वो टाइम के साथ घट रहा है। तो बिल्कुल सही है, एक्स डॉट नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि एक्स डॉट है क्या, ये डिस्टेंस है ना, और ये तो अगर रस्सी को खींच रहे हो तो ये तो कम हो रहा होगा, एक्स एस कम हो रहा है तो एक्स भी कम हो रहा होगा, इसलिए ये नेगेटिव ही आना चाहिए। ठीक है, मेकिंग सेंस? तो ये मेरा एक्स डॉट आ गया। फिर उसके बाद मुझे पूछा है कि थीटा डॉट क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा यानी थीटा डॉट पूछा है। तो अब थीटा को रिलेट करते हैं एस से, तो क्या दिख रहा है, कॉस थीटा मेरा 2/s है। ठीक है, ये 2 है और ये s है, कॉस थीटा 2/s है। वापस दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा थीटा डॉट, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2/s स्क्वायर एस डॉट। ठीक है, इससे मेरा थीटा डॉट ये आ गया। ठीक है, अब एस डॉट मुझे पता है, तो थीटा डॉट को कैलकुलेट करना है, तो ये मेरा ये आ गया। ठीक है, और वापस थीटा डॉट मेरा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, थीटा मेरा घट रहा है। ठीक है, तो थीटा डॉट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये थीटा भी मेरा टाइम के साथ घट रहा है। तो ये ध्यान रखना, जब भी रिलेटेड रेट्स हैं तो साइन प्रॉपर डालना, नहीं तो कई बार गड़बड़ हो जाती है चीजें। रिलेटेड रेट्स में साइन बहुत ध्यान से डालना, तो चीज बढ़ रही है तो पॉजिटिव है उसका रेट ऑफ चेंज, नेगेटिव और नेगेटिव है तो घट रही है वो टाइम के साथ। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो दोनों चीजें मूव कर रही हैं, दो दो कार्ड्स हैं। क्या है क्वेश्चन, टू कार्ड्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रोप 12 मीटर लॉन्ग दैट पासेस ओवर अ पुली। तो यहाँ पे ये 12 मीटर की लंबी रस्सी है, पुली के ऊपर से जा रही है, दोनों कार्ड्स ऐसे ऐसे करके कनेक्टेड है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द पॉइंट क्यू इज ऑन फ्लोर 4 मीटर डायरेक्टली बिनेथ पी। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट है, ओके। और क्या लिखा है, कार्ट इज बीइंग पुल्ड अवे फ्रॉम क्यू एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं 0.5 मीटर पर सेकंड से खींच रहा हूँ, तो जब इसको खींचोगे तो ये भी पास आ रही होगी, इज इट नॉट? ठीक है, और मतलब सफिशिएंटली हैवी कार्ड्स हैं तो ये उठने वाली नहीं है, लेकिन अगर बहुत हैवी कार्ड होगी तो उठ भी सकती है। ठीक है, तो वो अभी उसको नहीं कंसिडर करेंगे, उस टाइप की चीज लॉज ऑफ मोशन में हम देखेंगे। अभी मान के चलो सरफेस के लॉन्ग ही चल रही है। ठीक है, और क्या पूछा है, हाउ फास्ट इज कार्ड बी मूविंग टुवर्ड्स क्यू एट एन इंस्टेंट व्हेन कार्ड इज 3 मीटर फ्रॉम क्यू। जब 3 मीटर दूर है तो इसकी स्पीड निकालो, जल्दी से करो। हाँ, तो नहीं, एक्स डॉट जो है वो दिया हुआ है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम देखेंगे ये दोनों का सम तो मेरा 12 होना चाहिए, राइट। तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। और ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इन दोनों का सम 12 है, राइट। फिर क्या है हमारा, अब इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा मेरा, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, और ऊपर में फिर 2x इंटू एक्स डॉट आएगा, ये 2 को कैंसिल करके लिखा हुआ, समझ में आ रही बात की, नीचे भी 2 आएगा, फिर 2x एक्स डॉट लिखो तो 2 कैंसिल करके ये डेरिवेटिव लिखा और एक एक्स डॉट आएगा। इसका डेरिवेटिव इसी तरह से क्या आएगा, 2y अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16 इंटू वाई डॉट, वापस 2 को ऊपर नीचे कैंसिल करके लिखा। और ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। इसका यूज करके अब क्या है, वाई डॉट को सब्जेक्ट बना लो, बाकी सब प्रेडिकेट बना लो। ठीक है, और अब वैल्यूज पुट करनी है, तो देखो एक्स डॉट की वैल्यू क्या डालोगे, तो क्या दे रखा है, ध्यान से सुनो, कार्ट इज बीइंग पुल्ड अवे फ्रॉम क्यू एट अ स्पीड ऑफ 0.5। तो ये दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है यानी एक्स डॉट मेरा पॉजिटिव रखा जाएगा। एक्स डॉट को पॉजिटिव रखोगे कितना, 0.5। तो बस अब वैल्यूज डाल दो, और एक्स की वैल्यू पता है हमको 3 दे रखी है। अच्छा, इसमें y की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो ये अगर 3 है तो y कितना होगा, तो मुझे पता है दिस स्क्वायर दिस प्लस दिस 12 करना है ना, तो ये लेंथ पता है, तो ये 5 आ गया, ये 3 और 4 है, तो 3 4 5 वाला ट्राइंगल बन रहा है, 5 यूनिट्स हो गया तो ये 7 हो गया। ये 7 हो गया तो ये रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो y आ जाएगा रूट 33। ठीक है, तो y इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, सारी चीजें डाल दो, सॉल्व करके मेरे पास y डॉट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0.37 मीटर पर सेकंड। तो समझ में आ गया होगा, आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस समझ में आया ना, माइनस साइन इसलिए क्योंकि y की वैल्यू टाइम के साथ घट रही है, कोई चीज का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है दैट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ओके, वापस रिलेटेड रेट्स में देखते हैं क्वेश्चन। ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं 3-4 बार कराऊंगा, एक बार काइनेमैटिक्स में कराऊंगा, उसके बाद रोटेशन में 2-3 तरीके से कराऊंगा इसको, तो लेकिन अभी हम लोग डायरेक्टली कैलकुलस से करने वाले हैं।
क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एक सीढ़ी है, दीवार के अगेंस्ट सीढ़ी हमने लगा रखी है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, 13 फुट लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल व्हेन द जैक बिगिंस पुलिंग द फुट ऑफ द लैडर अवे फ्रॉम द वॉल एट 0.5 फुट पर सेकंड। तो ये नीचे वाले पॉइंट को ये 0.5 फीट पर सेकंड से खींच रहा है, तो क्या होगा, ऊपर वाला एंड भी नीचे आ रहा होगा, तो ऊपर वाला एंड कितनी तेजी से नीचे आ रहा है उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो हाउ फास्ट इज द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइडिंग डाउन द वॉल व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द वॉल। जल्दी से कर लो, 1 मिनट। हाँ, तो इसमें क्या है, वापस पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, 2x x डॉट प्लस 2y y डॉट 0 आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, ये इसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट y लिया हुआ है, तो मुझे y डॉट में इंटरेस्ट है, राइट। तो बस y डॉट को सब्जेक्ट बना दिया, बाकी सब प्रेडिकेट और वैल्यूज डाल दी। x डॉट की वैल्यू पता है और x और y की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। तो समझ गए। तो बस 5 फीट दे रखा है, तो ये 5, 12 और 13 वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये याद होना चाहिए, 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल और 5, 12, 13 वाला। तो ठीक है, तो बस वैल्यूज डाल दो और फिर ये क्या आ गया, -2.1 फीट पर सेकंड आया। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, y की वैल्यू टाइम के साथ घट रही है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी रिलेटेड रेट्स में हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई हम लोगों की। बाकी तो जो शीट तुम लोगों को दी है उसमें खूब सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से 50-60 क्वेश्चन शायद होंगे करीब, तो वो करोगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर फिजिक्स में हम लोगों को कभी कभी जरूरत पड़ती है टेलर सीरीज की, इनफैक्ट सीरीज से भी ज्यादा टेलर अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमने बायनोमियल सीरीज देखी थी, इसी तरह से फंक्शंस के लिए टेलर सीरीज भी होती है। तो टेलर सीरीज क्या है, अगर कोई फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि उसके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव सब डिफाइंड है अगर, ठीक है, सारे डेरिवेटिव डिफाइंड है। जैसे एग्जांपल sin x इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, राइट, sin x को डिफरेंशिएट करते जाओ करते जाओ, तो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो जब भी इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है और मैं क्या जानना चाहता हूँ, किसी जगह पे मेरे को fx की वैल्यू पता है, ठीक है, मतलब समझो कि जैसे sin 30 डिग्री पता है मुझे, या sin ऑफ π/6 पता है, और 30 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, मान लो 31 डिग्री के लिए निकालना चाहता हूँ, x को x प्लस डेल्टा एक्स से अगर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन कैसे चेंज होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए टेलर सीरीज काम आती है। तो क्या है हमारी टेलर सीरीज, क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है उसको क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस अपॉन 2 फैक्टोरियल एटसेट्रा। ये मेरी इनफाइनाइट सीरीज चलती रहेगी, समझ में आया पैटर्न क्या है, ठीक है। तो इसका यूज करके मैं, अब ये भी समझ में आ रहा होगा, अगर डेल्टा एक्स मेरा सफिशिएंटली स्मॉल है तो इस टर्म का वेटेज ज्यादा होगा, और ये डेल्टा एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो और बहुत छोटा हो जाएगा, इज इट नॉट। और आगे हायर ऑर्डर टर्म्स और छोटे होते चले जाएंगे, इज इट नॉट। जितना छोटा क्वांटिटी उसका उतना बड़ा पावर, उतना छोटा नंबर गेन करेगा। तो ज्यादातर केसेस में हमें फिजिक्स में हमारा काम बस यहीं तक बन जाएगा। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख देंगे, समझ में आई बात की, इग्नोरिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स। स्पेशली सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ोगे तो उसमें अक्सर ये अप्रोक्सीमेशन की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट नॉट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत जगह यूज करना पड़ता है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वन ऑफ दोस प्लेसेस जहां पे हमें ये यूज करना पड़ेगा। इनफैक्ट इट विल रिड्यूस टू बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन ओनली, अगर फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक देखो तो बायनोमियल जैसा ही बन जाएगा ये, ठीक है। तो टेलर अप्रोक्सीमेशन क्या है हमारा, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन कंसीडर एज मेनी टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज टू गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आवर फंक्शन। However, in many applications in physics, it is sufficient to consider first order approximation, यानी बाकी टर्म्स को ड्रॉप कर दो, खाली यहीं तक हम क्या लिखेंगे, f of x plus delta x को fx plus f dash x into delta x, ऐसा हम ले लेंगे, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको देखना ध्यान से। यहाँ पे मेरी फंक्शन की कुछ वैल्यू है, और ये जो एक कर्व है वैसे तो, लेकिन कर्व का अगर छोटा सा टुकड़ा देखूं तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा मैं कह सकता हूँ बिहेव कर रहा है। बहुत छोटा सा टुकड़ा, किसी भी कर्व का अगर बहुत छोटा सा टुकड़ा लोगे तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। लिटरली तो नहीं है, लेकिन जितना छोटा टुकड़ा उतना ज्यादा स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, वो बड़ा टुकड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं मान सकते, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हो, जो आर्क लेंथ है और जो कॉर्ड लेंथ है करीब करीब बराबर ऐसे मान सकते हो। या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे फंक्शन की कुछ वैल्यू है, अब ये कोई मान लो पॉइंट एक्स रहा होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे मुझे एस्टिमेट करना है कि फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो मैं क्या मानता हूँ, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल जैसा बना दिया। तो एक्चुअली तो मेरा इंटरेस्ट है ये जो रेड कर्व है, रेड कर्व के पॉइंट पे मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं क्या करूंगा, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो रेड कर्व की जगह ये जो मेरी टैंजेंट है उसके ऊपर पॉइंट लोकेट कर लूंगा, तो भी वो एक्चुअल कर्व के बहुत पास में दिख रहा है कि नहीं, इट्स वेरी क्लोज टू द एक्चुअल पॉइंट। तो एक रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन होगा, मैं क्या कह सकता हूँ कि चेंज इन फंक्शन जो है डेल्टा वाई, वो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा के बराबर ही, मतलब डेल्टा एक्स इंटू tan थीटा लिखता हूँ, समझ में आई बात नहीं। फंक्शन का जो चेंज है, अगर ये थीटा एंगल है तो डेल्टा वाई जो है उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स इंटू tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, dy बाई dx ही तो होता है tan थीटा, यानी y डैश इंटू डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ, इज इट नॉट। चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज y डैश इंटू डेल्टा एक्स, और यही तो था टेलर अप्रोक्सीमेशन।
कि एक्स पे देख लेते हैं क्या वैल्यू और उसमें इंक्रीज कितना करना है, वाई डैश इंटू डेल्टा एक्स का इंक्रीज करना है ना। तो यही हमारा टेलर क्रॉस। तो क्या लिखा मैंने, another way of stating it is delta y is equal to dy by dx into delta x। एक्चुअली डेल्टा एक्स छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल टू की जगह एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इज मोर अप्रोप्रिएट। समझ में आया ऑलमोस्ट, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट करते हैं उस कर्व को, यहाँ से आ रहा है टेलर अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, फिर क्या लिखा, दिस इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटिंग अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ कर्व विद अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था तुम लोगों को। ठीक है, सी द फिगर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट टू द डिग्री डेल्टा एक्स इज स्मॉल। डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा उतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन है हमारा ये। ठीक है, जितना छोटा होगा डेल्टा एक्स उतना ज्यादा एक्यूरेट है। इफ डेल्टा एक्स इज लार्ज देन द एरर इन द एस्टिमेशन विल इंक्रीज। ये बात भी समझ में आ रही होगी। अगर मान लो मैं इतनी दूरी पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा फर्क पड़ गया, रेड कर्व में और ग्रीन कर्व में अच्छा खासा फर्क पड़ गया है ना। तो डेल्टा एक्स अगर बहुत लार्ज होगा तो ये गैप ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो एरर बहुत ज्यादा होती जाएगी। जितना छोटा उतना ज्यादा ये एक्यूरेट होता चला जाएगा। तो आई होप ये समझ में आई होगी। आप लीनियराइजेशन की बात करते हैं तो बेसिकली टेलर जो एक्सपेंशन लिखा उसी को दूसरी तरह से स्टेट किया। क्या लिखा, अप्रोक्सीमेटिंग अ फंक्शन बाय इट्स टैंजेंट इज कॉल्ड लीनियराइजेशन। अभी जैसे मैंने बताया था ना, छोटे से रेंज में किसी भी कर्व को भी हम स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को लीनियराइजेशन कहते हैं। तो लीनियराइजेशन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए क्या है, y इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए। ये देखो तो वही बात लिखी है ना, एक्स माइनस ए क्या है, डेल्टा एक्स है, इज इट नॉट? कोई पॉइंट है ए और एक पॉइंट है उससे थोड़ा सा आगे ए, तो x माइनस ए क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया, राइट? तो ये वही लिखा हुआ है, y डैश इंटू डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस वाई डैश इंटू डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। समझ में आया बात कहीं? ये अब ये जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, इज इट नॉट? देखो y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है ना ये फॉर्म, तो उस कर्व की को हमने स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट कर लिया। ठीक है, दिस इज सेम एज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट a कॉमा f ऑफ a। ये इस टैंजेंट की इक्वेशन लिख दी, ये जो पॉइंट है, अगर इसको पॉइंट को a बोलते हैं तो इस पॉइंट पे टैंजेंट की इक्वेशन होगी। समझ गए? किसी भी कर्व पे टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो डायरेक्टली इस तरह से टैंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, f ऑफ a प्लस y डैश इंटू y डैश ऑफ a इंटू x माइनस a, दिस इज द टैंजेंट इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये खुद से ट्राई करो। क्या पूछा है हमें, फाइंड a linearization of y equal to fx equal to root of 1 plus x at x equal to 3। x equal to 3 पे इसको लीनियराइज करो। ठीक है, ट्राई करो खुद से। तो बस फॉर्मूले में डालना ही है। तो मेरे को पता है लीनियराइजेशन क्या होता है, f ऑफ a प्लस वाई डैश इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो वही करना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे लीनियराइज करना है, तो f ऑफ 3 प्लस f डैश ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 3 कर देंगे उस फॉर्मूले में। अब f डैश ऑफ 3 निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, f डैश x क्या आ गया, 1/2 रूट x आ गया, 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस x। ठीक है, अब इसमें 3 के ऊपर f डैश x कैलकुलेट कर लो, वो 1/4 आ गया, और f ऑफ 3 मेरा कितना आ गया, 2। तो अब बस अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो y इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस y डैश इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x/4 प्लस 5/4। ये मेरी इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एट x इक्वल टू 3 जो मेरा फंक्शन रूट ऑफ 1 प्लस x है वो ऑलमोस्ट ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन बिहेव कर रही है। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो मैं x इक्वल टू 3 के आसपास इस फंक्शन को इवैल्यूएट करना चाहता हूँ, नॉट एग्जैक्टली x इक्वल टू 3, मान लो x इक्वल टू 3.2 पे मैं इवैल्यूएट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को मतलब मान लो रूट ऑफ 4.2 इवैल्यूएट कर, क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 4.2 इज नथिंग बट रूट ऑफ 1 प्लस 3.2, राइट? तो 3 के आसपास मुझे पता है कर्व कैसे बिहेव कर रहा है, तो इसमें क्या करोगे, इसको रूट ऑफ 1 प्लस 3.2, ठीक है, इसको अगर लीनियराइज कर दोगे तो ये तो कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या तो कैलकुलेटर चाहिए होगा या पूरा अंडर रूट वाला एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, लेकिन क्या इसको लीनियराइज किया हुआ है, तो इसको रिप्लेस कर दो, क्या 3.2 इस वाले फंक्शन में डाल दो, यहाँ पे x को 3.2 डाल दो। ठीक है, अगर x को 3.2 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, 3.2/4 प्लस 5/4। ठीक है, तो अंडर मतलब करना नहीं पड़ा ना, कैलकुलेटर के बिना हाथ से कर सकते, या फिर वो पूरा एल्गोरिथम यूज नहीं करना पड़ा अंडर रूट के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, ये 2.050 आ गया। ठीक है, और अगर तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा 2.0494 अप टू 4 डेसिमल्स अगर कैलकुलेट करो। तो क्या दिख रहा है कि बहुत अच्छा खासा अप्रोक्सीमेशन है, यानी अच्छा खासा क्लोज है, समझ गए कि नहीं? इट्स वेरी वेरी क्लोज, तो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन, राइट? ठीक है, सो आवर एस्टिमेट इज वेरी क्लोज एंड डिफरेंस इज लेस देन 1000। तो 1/1000 का डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज में, अगर उस तरह से फ्रैक्शनल चेंज नहीं करते तो। ठीक है, तो बहुत कम डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अभी टेलर अप्रोक्सीमेशन यूज करके मान लो मुझे sin 31 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, sin 30 तो पता है, तो उसके पास में कोई वैल्यू पता है तो फिर टेलर अप्रोक्सीमेशन हम कन्वीनियंटली लगा सकते हैं। मतलब ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, sin थीटा को π/6 पे लीनियराइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, sin 30 पता है, sin 31 निकालना है तो 30 डिग्री के आसपास लीनियराइज कर लेते हैं साइन फंक्शन को, यानी इसके टैंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, तो एफ एक्स क्या होता है, एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए।
नियर 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए तो साइन 30 एज इट इज हो गया, और एफ डैश क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और x माइनस है, ध्यान रखना है रेडियंस में रखा है यहाँ पे, पाई बाय 180 करना पड़ेगा, 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियंस। समझ में आ रहा है कि नहीं, या तो सारा का सारा सभी जगह रेडियंस में लिख लो, समझ में आया। तो ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करना है। साइन 30 डिग्री तुम्हें पता है हाफ होता है, कॉस 30 डिग्री √3/8 होता है, उसके बाद भी थोड़ी कैलकुलेशन है, बट स्टिल यू हैव अ मेथड फॉर फाइंडिंग साइन 31 डिग्री बाय हैंड, अदरवाइज तो कैलकुलेटर के अलावा कोई चारा नहीं है, इज इट नॉट। बट इससे एटलीस्ट एक तरीका मिल गया कि जहां पे हम हाथ से कर सकते हैं, साइन 31 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 31, 32, 33, जैसे जैसे दूर जाओगे 30 से और तुम्हारा गड़बड़ होता चला जाएगा, है ना। ठीक है, बाय द वे साइन 37 डिग्री की वैल्यू सब लोगों को याद होनी चाहिए, 3 4 5 वाला ट्रायंगल सबको याद होना चाहिए, यहाँ पे नीचे बना भी रखा है मैंने, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये जो साइन 31 कैलकुलेटर से निकालोगे तो 0.5150 आता है, और हमारा जो लीनियराइज करके 0.5151, तो काफी एक्यूरेट है, यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो प्रीटी एक्यूरेट। तो अब साइन 36 डिग्री अगर मान लो निकालना है, तो इसको क्या करोगे, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 इंटू 6 पाई बाय 180, समझ गए। अभी 6 डिग्री आ गया, ठीक है, 6 डिग्री आ गया, तो इसको कैलकुलेट करोगे हाथ से तो ये आता है 0.5907, और कैलकुलेटर से करोगे तो 0.5878 आ रहा है। अब क्योंकि 6 डिग्री बड़ा है तो इसलिए एरर ज्यादा है, लेकिन ये क्या आ रहा है, इसमें भी देखो तो सेकंड डेसिमल तक अगर राउंड ऑफ करोगे तो सेम नंबर आ रहा है, तो करीब 100 की एरर हो सकती है, ठीक है, 100 पार्ट की। ठीक है, तो इफ वी राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस अवर रिजल्ट विल बी एक्यूरेट, 2 डेसिमल्स तक फिर भी हमारा सही आ रहा है, समझ गए। ठीक है, बाय द वे साइन थीटा इक्वल टू थीटा भी एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं स्मॉल एंगल्स के लिए। इट टर्न्स आउट कि ये भी 30 डिग्री तक भी अच्छा खासा सही है, क्योंकि देखो 30 डिग्री पे अगर तुम देखोगे तो 30 डिग्री पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब क्या है, 3.14/6 कह लो, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ ही है, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा जो है, इट्स अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन इवन फॉर फेयरली लार्ज एंगल्स। तो 30 डिग्री के लिए देख सकते हो थोड़ी सी एरर आई ना, 3.14/6 ऑलमोस्ट हाफ ही है ऑलमोस्ट। तो 10 डिग्री के लिए तो और भी ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में मतलब हो सकता है फायदा हो जाए तुम लोगों को, ABCD अगर एलिमिनेट करना है, कोई अजीब सा एंगल दिया हुआ है तो अप्रोक्सीमेट करके तुम्हारा काम बच जाएगा, इससे समझ में आई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ये ट्राइंगल जो है, दिस ट्राइंगल यू शुड कमिट टू मेमोरी, ये इनफाइनाइट बार आएगा तुम्हारा, यानी पूरे फिजिक्स में अक्सर जहां पे भी प्रॉब्लम सेट करनी होगी, अक्सर 3 4 5 वाला ट्राइंगल यूज करते हैं पेपर सेटर्स, ठीक है। तो बस याद रख लो, ये छोटे एंगल के अपोजिट छोटी साइड, बड़े एंगल के अपोजिट बड़ी साइड, 3 4 5 वाला भूल जाओ तो ऐसे रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, साइन 37 डिग्री 3/5, कॉस 37 डिग्री 4/5, और tan 37 3/4, और साइन 37 cos 53 के बराबर है, cos 37 sin 53 एंड tan 37 cot 53, ठीक है। अभी क्या है, एज्यूमिंग साइन 37 इक्वल टू 0.6 अगर मान लेते हैं, ठीक है तो नहीं बट मान लेते हैं एग्जैक्टली, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ साइन 40 डिग्री, तो अब इसमें वही लगा दोगे, क्या साइन 40 निकालना है, तो साइन 37 यानी साइन x प्लस डेरिवेटिव साइन x इनटू द चेंज इन एंगल, राइट। तो अभी 40 डिग्री का ऐसे 3 डिग्री ज्यादा है, तो इसको क्या किया 3 पाई बाय 180, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और अब ये हाथ से करना पॉसिबल है आराम से, तो ये कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 0.642 आएगा, तुम करोगे कैलकुलेट तो, ठीक है। और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये 0.643 आ रहा है, तो वापस देख सकते हो अच्छा खासा करेक्ट वैल्यू मिल रही है हमको, 2 डेसिमल तक तो करेक्ट फिर भी मिल ही जा रही है ना, ठीक है। सो अगेन फेयरली एक्यूरेट, so this technique can be used to estimate trigonometric ratios of angles near a standard angle। 60 डिग्री के आसपास कोई एंगल के लिए पता करना है ना, वही जो भी अपना 0 30 60 45 ये सब के लिए जल्दी से कर सकते हैं। बाकी तो मैथ्स के अंदर तुम और भी स्टैंडर्ड एंगल सीखोगे, 15 डिग्री 22.5 डिग्री और 75 डिग्री, इनके भी तुमको आई थिंक याद ही करने पड़ेंगे जो है रेशियोस, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कहीं पे भी अगर होगा तो उसके काफी रीजनेबली 1 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो निकाल ही लोगे, पूरे 360 डिग्री तो हाथ से निकाल सकते हो जरूरत पड़ी। ऑल्दो जनरली पेपर सेटर्स ऐसे होते नहीं है सैडिस्ट की निकलवाएं ये सब कैलकुलेशन गुलवर्थ कराएं, बट जस्ट इन केस देयर इज अ नंबर लाइक दैट, ABCD एलिमिनेट करने लायक तो हाथ से कैलकुलेशन कर सकते हो किसी भी एंगल के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया था पहले हमने स्ट्रेट लाइन फिट कर दिया था, अब स्ट्रेट लाइन की जगह हम पैराबोला फिट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक। उसमें क्या करोगे, टेलर से सीरीज के एक टर्म और ले लोगे, तो समझ गए। तो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन फिट हुआ, फिर उसके बाद x स्क्वायर वाला टर्म ले लिया, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है। तो समझ में आया ना, टेकिंग अप टू डेल्टा x स्क्वायर टर्म्स एंड टेलर्स एक्सपेंशन गिव्स द क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन व्हिच इज जनरली मोर एक्यूरेट देन द लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ये और भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी देखो लीनियर अप्रोक्सीमेशन ही कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्वाड्रेटिक तो और भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा हमारा, ठीक है। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस x नियर x इक्वल टू 0 एंड हेंस एस्टिमेट रूट ऑफ 1.2, तो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन लगाओगे और फिर
x को 0.2 रख के हम देखेंगे कि क्या आता है रूट ऑफ 1.2। ठीक है, तो ठीक है, कर लो जल्दी से कर लो थोड़ी देर। तो क्या करोगे, तो वापस क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए मुझे एफ डैश और एफ डबल डैश और एफ तीनों वैल्यूज चाहिए, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ जीरो तो मेरा 1 है, ठीक है, इसी में एक्स को 0 डाल दोगे तो एफ जीरो 1 आ गया, एफ डैश एक्स तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स आ गया। अब एफ डैश जीरो हाफ आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे एक्स को 0 डालना है 1/2 आ गया। एफ डबल डैश करोगे तो अभी इसको क्या लिखो, एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस हाफ लिख लो, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस 3/2, तो ये आ गया। जब 0 डालोगे तो ये -1/4 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया, अब ये डाल दिया इसके अंदर वैल्यू डाल दिया इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, तो अब क्या है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मेरे को 1.2 का अंडर रूट निकालना है, तो क्या करोगे, 1 प्लस एक्स है तो एक्स को 0.2 डाल दो, तो यही जो पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन है इसमें एक्स को 0.2 डाल के ये 1.09 आ जाता है, और कैलकुलेटर से करोगे तो ये 1.095 आ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन हो गया। ओके माय बैड, इसीलिए इतना दूर भी आ रहा है। इनफैक्ट ये मैंने 2 फैक्टोरियल यहाँ पे मिस कर दिया, देयर शुड हैव बीन एफ डबल डैश एक्स सही निकाला है, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करना था, तो वो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये 1/4 की जगह फिर यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, है ना, ये 1/8 आ जाएगा फिर। यस यू आर राइट, तो ये 1/8 आ रहा है, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर भी मेरे को 1/8 करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली मेरा फिर ये रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। आई थिंक अभी ज्यादा एक्यूरेट शायद आएगा। ये 95 आ रहा है, 1.095 आ रहा है, करके देखा। हाँ तो ठीक है, फिर तो कैलकुलेटर से भी वही आ रहा है, तब तो बहुत मजे आ गए, फिर तो सही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, पूरा 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर रहा है क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेटर से वैल्यू आ रही है उससे। हाँ? और मेरे ख्याल से बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन से भी सेम सीरीज ही आ रही होगी तुम्हारी, है ना, तो सेम ही है। बायनॉमियल लगाओ या फिर टेलर लगाओ, ठीक है। बाकी बायनॉमियल ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें डिफरेंशिएट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट बायनॉमियल। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई भी आर्बिट्ररी कर्व है तो उस कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है। तो मैंने जैसे बताया था कि कोई भी कर्व है उसके छोटे से टुकड़े को हम स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन से ही नहीं, उसको हम चाहें तो आर्क ऑफ अ सर्कल से भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल भी अगर तुम ड्रॉ करोगे तो सर्कल का छोटा सा टुकड़ा स्ट्रेट लाइन जैसे ही तो दिखता है, इज इट नॉट। तो कुछ पर्पजेस के लिए उसको हम आर्क ऑफ अ सर्कल से भी अप्रोक्सीमेट करते हैं, और जब आर्क ऑफ अ सर्कल से अप्रोक्सीमेट कर रहे हो तो उस आर्क का कहीं तो सेंटर होगा और कुछ रेडियस होगा, तो वो जो आर्क के रेडियस और सेंटर आते हैं उनको सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो अब इवैल्यूएट कैसे करोगे, तो सोचो कोई सर्कल ही है, तो सर्कल का सेंटर कैसे इवैल्यूएट करोगे, मान लो सर आर्क दिया हुआ है, तो आर्क अगर खाली मेरे को पार्शियल आर्क दिया तो क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे आर्क की, और एक और पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो हमारा सेंटर हो जाएगा। तो यही काम हम लोग चाहें तो किसी आर्बिट्री कर्व के साथ भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो आर्बिट्री कर्व जा रहा है और यहाँ पे मुझे चाहिए लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाय द वे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, is it? जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये इतने बड़े सर्कल का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे देखो तो ये छोटे सर्कल का पार्ट जैसा दिख रहा है, is it? यहाँ पे देखोगे तो और बहुत बड़े सर्कल का पार्ट दिखेगा, is it not? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन वेरी विद द लोकेशन। ठीक है, तो समझ में आया ना, तो इसकी नॉर्मल और अगले पॉइंट की नॉर्मल जहां पे इंटरसेक्ट करी वहां हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और उससे जो डिस्टेंस हो जाएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो क्या लिखा, एनी इनफाइनाइटेशनल सेक्शन ऑफ अ कर्व कैन बी एस्टिमेटेड एज आर्क ऑफ अ सर्कल, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सच एन आर्क इज कॉल्ड द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि यहीं के लिए वैलिड है। ठीक है, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड द लोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा लोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है किसी भी कर्व का किसी जनरल पॉइंट पे क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, ये ध्यान रख सकते हो, ये बहुत जगह पे काम आएगा तुम लोगों को आगे। तो क्या है, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश, ये फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट फिर भी याद रखोगे। इसमें भी पर्टिकुलरली क्या है, पीक और वैली पे फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर पीक या वैली के पास अगर बात करोगे तो वाई डैश मेरा 0 हो जाएगा ना, पीक पे वाई डैश 0 होता है, वैली पे भी वाई डैश 0 होता है, तो फॉर्मूला सिर्फ 1 अपॉन वाई डबल डैश बचेगा। इधर पूरा फॉर्मूला भूल भी जाओ तो ये याद रहना चाहिए कि पीक और वैली पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 1 अपॉन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसकी जरूरत सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह में पड़ सकती है तुमको, जैसे मान लो साइन एक्स की वैली में कोई छोटा सा पेबल डाल दिया, स्मूथ वैली है, तो वो पेबल ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे करके, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जल्दी से निकालना है, तो क्या करते हो, वैसे सिंपल पेंडुलम जैसा ही जाएगा, 2π√L/g होता है, तो यहाँ पे 2π√R/g हो जाएगा, फिर R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, राइट। या कोई बोल में R रेडियस का बोल है तो उसमें भी सिंपल पेंडुलम वैसे ही जाता है, जैसे तुम्हारा L R लेंथ के स्ट्रिंग से बांध दिया, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू तो एक ही जैसी बात है ना, स्मूथ बोल में अगर जा रहा है या फिर R लेंथ के स्ट्रिंग से बांध दिया तो 2π√R/g होता है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब
आपको परफेक्ट गोल नहीं है हेमिस्फेरिकल या जैसा भी, तो लेकिन क्या उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लोकल तो कुछ होगा ना वैली के पास, तो बस आर की जगह लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर डाल देंगे, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, स्मूथ पीक और स्मूथ वैली पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 1/y डबल डैश, क्योंकि y डैश 0 है। अब इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ भी मैं अभी थोड़ी देर में देने वाला हूँ, बट ये समझ में आया फॉर्मूला, डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं, ठीक है? अभी कुछ डिस्कशन है तो बाय द वे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या सिग्निफिकेंस होती है, तो पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि जो कटोरा है उसका सीधा है, ठीक है, और नेगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि कटोरा उल्टा है, ठीक है, क्योंकि सर्कल का आर्क जो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर या नीचे दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन बी नेगेटिव आल्सो, व्हिच वुड मीन कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूजिंग दैट। तो अब जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ y f(x) = x² एट x = 3 एंड x = 0। तो इसका जल्दी से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, फॉर्मूला यूज करके कोशिश करो, मेमोरी से लिखो वो फॉर्मूला और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। हाँ तो बस वैल्यूज ही पुट करनी है, तो f(x) x² है, तो बस y डैश निकाल लिया, तो y डैश मेरा क्या आ गया, y डैश मेरा 2x आ गया, y डबल डैश 2 आ गया, तो बस अब वैल्यूज डाल दो और x को 3 डाल दो तो ये आ जाता है, और x को 0 डाल दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, ये सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अभी लास्ट कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है, व्हाई इज दैट फॉर्मूला ट्रू। तो ध्यान से देखते जाओ, ये मेरे पास ये कोई कर्व है, ठीक है, दिस इज सम कर्व, ठीक है, ये कोई कर्व है और यहाँ पे ये कोई x, y पॉइंट है जहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ की कर्व की और फिर अगले पॉइंट से फिर नॉर्मल ड्रॉ की। पीयर व्यू देखने में फाइनाइट डिस्टेंस पे लग रहे हैं बट एक्चुअली इनका डिस्टेंस बहुत छोटा है, एज स्मॉल एज यू कैन इमेजिन इट टू बी, ठीक है। फर्दर मान लो ये डिस्टेंस जो यहाँ पे कोई x था तो x प्लस dx पे गए तो इसकी हाइट भी कुछ चेंज हो गई कर्व की, तो ये dx है तो ये dy है, तो फिर ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, किसी भी कर्व का छोटा सा टुकड़ा कैसा बिहेव करता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या, ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, इस राइट ट्रायंगल के हिसाब से इस लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, √(dx² + dy² लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, और यहाँ पे अगर मान लो मेरा ये एंगल जो सबटेंडेड है इसकी एक्सट्रीमिटीज पे मान लो ये d थीटा एंगल है, तो ये आर्क ऑफ सर्कल की तरह से अगर देखते हो तो ये जो लेंथ है दिस इज आल्सो इक्वल टू r d थीटा, समझ में आ रहा है, r d थीटा को मैं चाहूं तो √(dx² + dy² लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, बाय द वे अब यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है और यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा प्लस डी थीटा होना चाहिए, ऐसा क्यों, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एंगल मेरा डी थीटा है ना, तो ये वर्टिकल से इस वाले रेडियस का एंगल थीटा है और वर्टिकल से इस वाले रेडियस का एंगल थीटा प्लस डी थीटा है, तो वर्टिकल से रेडियस का जो एंगल होता है वही होता है जो हॉरिजॉन्टल से टैंजेंट का एंगल होता है, समझ में आई बात नहीं, तो हॉरिजॉन्टल से इसकी टैंजेंट का एंगल थीटा होगा और इसकी टैंजेंट का एंगल थीटा प्लस डी थीटा होगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, मैं इस लेंथ को दो तरह से एक्सप्रेस करूंगा और दोनों को आपस में इक्वेट करूंगा, फिर देखते हैं क्या आता है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, कंसीडर द एडजेसेंट फिगर, और अब आर्क लेंथ PQ में लिख रहा हूँ, ये इसकी आर्क लेंथ लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, PQ = r d थीटा = √(dx² + dy²), ठीक है, मेकिंग सेंस। अब क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर r d थीटा को लिख सकता हूँ, यहाँ से अभी इसमें से रूट में से dx को कॉमन ले लिया और अंदर में क्या आ जाएगा, 1 + dy/dx का स्क्वायर आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी कितना आ गया हमारा, dx/d थीटा * 1 + y डैश का स्क्वायर आ गया, इतना तक तो आ गया। अब ये थीटा को वापस मेरे को कुछ करना पड़ेगा उस फॉर्मूले में लाने के लिए, तो मुझे क्या पता है कि dy/dx मेरा tan थीटा है, उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो d थीटा के टर्म्स में कुछ एक्सप्रेस कर पाऊंगा x और y के टर्म में, ठीक है नहीं, तो उसी को यूज करते हैं। तो मुझे क्या पता है, tan थीटा मेरा y डैश है, तो इसका मतलब क्या, sec² थीटा d थीटा/dx क्या है, वो y डबल डैश है, राइट, और sec² थीटा अपने आप में क्या है, tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, तो यानी ये वापस 1 + y डैश स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करके sec² d थीटा/dx लिखा, ये y डबल डैश हुआ, और इसको फिर अब क्या करोगे, d थीटा/dx आ गया तो dx/d थीटा के लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, राइट, तो वो क्या आ गया, 1 + tan² थीटा अपॉन y डबल डैश आ गया, आया समझ में कि नहीं, ठीक है। तो अब इसको उठा के पुट कर दो, dx/d थीटा यहाँ पे आ गया, अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो 1 + y डैश स्क्वायर का अंडर रूट ऑलरेडी है और एक और 1 + y डैश स्क्वायर आ गया, तो 1 + y डैश स्क्वायर पावर 3/2 आ जाएगा और नीचे y डबल डैश भी आएगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया हम लोग का, ठीक है। तो बहुत जगह पे इसी के ऊपर थीम पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, स्पेशली 1/y डबल डैश, मतलब पूरा तो इतना y डैश स्क्वायर पावर 3/2 तो नहीं लगाना पड़ता, नॉर्मल लगाने को लगा भी सकते हैं, बट मैंने देखे नहीं फिजिक्स में जनरली इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे सेट करो आर्बिट्ररी पॉइंट पे रेडियस कर्वेचर निकालना, बट ये पीक और वैली पे तो बहुत क्वेश्चन है जहाँ पे हमको करना पड़ेगा काम में, ठीक है। तो समझ में आया, ये सभी को क्लियर है। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना मुझे इलिप्स का,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 किस पॉइंट पे निकालना है, 0, माइनस बी पे इसका रेडियस ऑपरेशन निकालना है, ठीक है। तो खुद से ट्राई करो, थोड़ा क्रिएटिविटी लगेगी, यानी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से करो तो ज्यादा अच्छा है, एक्सप्लिसिट में तो वही अंडर रूट आने लग जाएंगे फिर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर ध्यान से करो तो इसमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करके चलोगे तो अच्छा रहेगा, तो अंडर रूट्स वगैरह अवॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या किया, तो एक्स स्क्वायर बाय, तो ये है ना, इसको पहले इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y डैश बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई अंडर रूट नहीं आया अभी। अब क्या किया, अब मेरे को y डैश इवैल्यूएट करके रखना है, लेकिन ध्यान रखना डिफरेंशिएशन हमेशा फंक्शन का होता है, वैल्यू का नहीं होता। तो बेशक मैं y डैश की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, कुछ तो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन y डैश की वैल्यू को डिफरेंशिएट नहीं करना, डिफरेंशिएट तो इसी फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो y डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y डैश की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जा रही है, ठीक है। और वैसे भी अगर तुम्हें ध्यान हो इलिप्स, तो ये 0, माइनस b ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे देख रहे हो ना टैंजेंट पैरेलल होती है, 0, माइनस b ये वाला पॉइंट है, ठीक है। y डैश तो 0 आ गया, अब क्या करते हैं, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 बाई ए स्क्वायर, और दूसरे को प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो y इंटू वाई डैश दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो क्या आएगा y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर, ठीक है। अब इसका यूज करके मैं y डबल डैश कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। और या फिर इसी में डायरेक्टली डाल दो, y डबल डैश कैलकुलेट करना, बाकी चीजें डाल दो, तो y की वैल्यू मुझे पता है, y डैश की वैल्यू पता है, वो सब डाल दो, तो ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट होगी, किसमें कन्वर्ट होगी। अब इसमें y डबल डैश छोड़ के सब कुछ मालूम है, तो y डबल डैश को सब्जेक्ट बना लो, तो y डबल डैश आता है b अपॉन ए स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो बेसिकली मुझे पता है y डैश 0 तो वैल्यू वाली बात है, तो इस सबको तो छोड़ दो, मतलब की बात है, 1 अपॉन y डबल डैश क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई b, ठीक है। ऐसे किसी भी कर्व की वैल्यू में तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो और फिर एसएचएम की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हम लोगों का एंड हो गया, अभी इसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना है, रिलेटेड रेट्स वाला पूरा शीट सॉल्व करना है, और मैक्सिमा मिनिमा वाला जो शीट है वो पूरा खत्म करना है। उसके बाद मैं इंटीग्रेशन से पहले मैं सोच रहा हूँ वेक्टर्स तुम लोगों का खत्म करूंगा, क्योंकि तुम लोगों के ट्रैक में एक वीक तुम लोगों का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन में वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी तुम लोग। इंटीग्रेशन उसके बाद भी होगा तो चलेगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हारा वेक्टर्स खत्म करूंगा, उसके बाद फिर मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।